हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास के सेकंड चैप्टर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारी ऑनलाइन क्लास है, ईपीजी स्टडी यूट्यूब चैनल है। इकोनॉमिक्स और एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर के लिए हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है ये आर्थिक समस्या क्या है। व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो जैसे कि आपको पता है कि हम मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत असीमित है और जो हमारे पास रिसोर्स हैं, जो हमारे साधन हैं उनको पूरा करने के लिए वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है पृथ्वी पर। तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आपके पास साधन कम है, तो आप अपने ऊपर ही लीजिए, तो सभी आवश्यकताएं पूरी तो नहीं हो सकती है। तो इसीलिए क्या किया जाएगा, उन साधनों का उचित प्रयोग करके जो हमारी ज़रूरी आवश्यकता है उनको ही पूरा किया जाएगा और इसी के बिहाफ पे ये आर्थिक समस्याएं पैदा होती है। तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहले कि आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से है। तो यहाँ पे एक बात बोल रहा है कि ये आर्थिक समस्या वह समस्या है जो मतलब कि आज के टाइम में हमारे जो वर्तमान में जो हमारे साधन हैं उनका उचित बंटवारा हो, उचित ढंग से उनका प्रयोग हो, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं, अपनी नीड को पूरा कर सके और जो हमारा भविष्य है आने वाले टाइम में उसमें उन साधनों में वृद्धि हो और उनका वितरण भी आज के टाइम में भी हो और आने वाले के टाइम में भी हो। ये नहीं कि आज हमने अगर सारे साधनों का आज ही प्रयोग कर लिया तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। जैसे मान लो अगर पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, वो लिमिटेड सोर्स में है धरती के अंदर, अगर हम उसको सारे को आज ही प्रयोग कर ले तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी, आने वाली जो हमारा टाइम है उसके लिए तो कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए जो ये आर्थिक समस्या है ये हमारे चुनाव की समस्या से संबंधित है कि हमें साधनों का बचतपूर्ण प्रयोग करना चाहिए और साधनों को इस तरीके से चुनना चाहिए कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यानी कि जो हमारे पास साधन है उनका इस तरीके से चुनाव करना चाहिए जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इसीलिए हम इसको आर्थिक समस्या क्या है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर्थिक समस्याओं को चुनाव की समस्या भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो समस्या पैदा हो रही है वो चुनाव की समस्या पैदा हो रही है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो हमारे पास साधन है उनका चुनाव करना है और किस तरीके से चुनाव करना है कि हमारा आज का वर्तमान समय भी उससे चल सके और आने वाले भविष्य के अंदर भी हम उन साधनों का प्रयोग कर सके और उनका बंटवारा कर सके। इसी ब्याप पे हमारे दो परिभाषा दी गई है। एक तो है लेफ्टविट्ज के अनुसार, यह अर्थशास्त्री है, उन्होंने बताया है कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण तथा इन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है। यानी कि इन्होंने कहा है कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण से, जो हमारी आवश्यकता है उनका वैकल्पिक तरीके से हमें प्रयोग करना है कि किस तरीके से अल्टरनेटिव के हिसाब से हमें इनका प्रयोग करना है। जो हमारे साधन है वो सीमित है और उनका वितरण भी हमें अच्छी तरीके से करना है ताकि हमारी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। वैकल्पिक आवश्यकता यानी कि अल्टरनेटिव, इन चीज़ों का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारी जो अल्टरनेटिव आवश्यकता है उनका सीमित साधनों के वितरण से है। इन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है कि जो हमारी संतुष्टि है उसका अच्छे से प्रयोग करें ताकि हमारी आवश्यकता की संतुष्टि अधिक से अधिक हो सके। इसी के अंदर एक अलग अर्थशास्त्री है, एरिक रोल, इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है। देखते हैं कैसे। आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या से पैदा होने वाली समस्या है। इस चुनाव का संबंध वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के प्रयोग से है। यह साधनों के उपयोग की समस्या है। तो इन्होंने भी इस परिभाषा के अंदर यही बताया है कि जो समस्या पैदा हो रही है वो चुनाव से पैदा हो रही है
कि जो हमारे वैकल्पिक प्रयोग है, यानी कि हमारे अलग अलग प्रयोग है और जो साधन हमारे सीमित है, तो उनका किस तरीके से चुनाव करें ताकि हमारी आवश्यकता पूरी की जा सके। और यह साधनों के उपयोग की समस्या है, और यहाँ पे जो हमारे साधन उपयोग हो रहा है उसको लेकर ये समस्या है। कहने का मतलब ये है कि इन सारे के अंदर जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं वो चुनाव की समस्या है, और चुनाव करना है हमें कि हमारी कौन कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करना है, कौन सी को नहीं पूरा करना है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स हैं, जो हमारे पास ये साधन है वो लिमिटेड में है, और इनका प्रयोग हमें अच्छी तरीके से करना है ताकि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो सके और जो हमारे साधन हैं उनका भी हम अच्छे से प्रयोग कर सकें और आगे लंबे समय तक उनको चला सके। तो आइए देखते हैं आर्थिक समस्याओं के क्या कारण हैं। अब देखेंगे कि ये आर्थिक समस्याओं के किस कारण पैदा होती है। अब देखेंगे सीमित या दुर्लभ साधन, ये फर्स्ट है असीमित आवश्यकताएं। जो मनुष्य की आवश्यकता है वो दिन पे दिन बढ़ते जाती है, वो कभी कम नहीं होगी। आपको अपने ब्याह पे लगा लो कि आपको अगर एक चीज़ चाहिए तो दिन पे दिन आपको अगले दिन भी चाहिए, नेक्स्ट बढ़ती रहेगी उसकी आवश्यकता आपको। तो क्या है कि जो हमारे पास साधन है वो हमारे लिमिटेड सोर्स में है, और जो आवश्यकता है मनुष्य की वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए असीमित आवश्यकताओं के कारण ये आर्थिक समस्या होती है कि हमें किस चीज़ को पूरा करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये मांग बढ़ती रहेगी, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्स है वो घटते रहेंगे। इसीलिए ये असीमित आवश्यकता के कारण आर्थिक समस्या पैदा होती है। अब देखेंगे सीमित या दुर्लभ साधन। अब यहाँ पे जो हमें हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जो साधन है वो दुर्लभ है, बिल्कुल, या तो कम है या दुर्लभ है। इन पदार्थों को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मांग पूर्ति से अधिक होती है। यानी कि जो अब यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बताता हूँ, डी ज़्यादा है सप्लाई से, यानी कि जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है। कि अगर आप मान लो, अगर आपके पास किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, मान लो आपको 15 सेब खाने हैं और वहाँ किसी सेब वाले के पास 10 सेब हैं, अगर आप उससे डिमांड करोगे तो वो ज़्यादा रुपए का लगाएगा, क्योंकि उसको पता है आपको ये खरीदने हैं, आपको ये खाने हैं। तो वो अगर आप वो उसको 20 रुपये की जगह अगर वो 20 रुपये में दे रहा होगा और उसको ये पता लग जाए कि आपको इसकी आवश्यकता ज़्यादा है, तो आप क्या करो, आपसे वो 50 रुपये बोलेगा, तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको चाहिए वो। तो इसीलिए जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो वहाँ पे एक तरीके से दुर्लभता हो जाती है हमारी, यानी कि स्कार्सिटी हो जाती है, यानी कि हमारे पास बिल्कुल कम मात्रा में हमारे साधन है और हमारी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए अल्टरनेटिव प्रयोग करेंगे इन चीज़ों का। तो इसीलिए यह भी एक आर्थिक समस्याओं के मुख्य कारण में से एक है। अब देखेंगे वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूज। अब देखेंगे प्रत्येक साधन या वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। बिल्कुल जी, आपके पास हर वस्तु या साधन के अलग अलग वैकल्पिक प्रयोग है। प्रत्येक व्यक्ति समाज को चुनाव करना पड़ता है कि अपने सीमित साधनों का उपयोग कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करे या ना करे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हर वस्तु या हर साधन के अलग अलग अल्टरनेटिव यूज है। जैसे मान लो आपके घर में दूध आता है, अब दूध 3-4 जगह यूज हो सकता है, चाय बनाने के लिए, आपके पीने के लिए, पनीर के लिए, आइसक्रीम के लिए, या मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो अब आपको देखना है कि वो यूज कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव प्रयोग भी एक इसकी आर्थिक समस्या के मुख्य कारण है। अब देखें, इन वस्तुओं को आर्थिक वस्तुएं या धन भी कहा जाता है। प्रत्येक परिवार की आय सदैव सीमित होती है। एक परिवार अपनी आय का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले किसी भी वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक समाज अपने सीमित साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कर सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार तथा समाज दोनों के ही साधन सीमित होते हैं। तो कहने का मतलब ये घूम फिर के वही बात आ रही है कि जो हमारे साधन है वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, बिल्कुल कम मात्रा में है, और हमारी जो आवश्यकता है वो अधिक मात्रा में है। तो इसीलिए हमें चुनाव की समस्या आती है।
तो वास्तव में चुनाव की ही समस्या को अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कहते हैं। इसे ही आर्थिक समस्या कहा जा सकता है। तो बात ये यहाँ पे आ गई है कि जो चुनाव की समस्या है वो ही सबसे मुख्य समस्या है। जो हमारे पास साधन है वो कम है, आपकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से साधनों का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके बाद केंद्रीय समस्या। किसी भी अर्थव्यवस्था की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो किस टाइप की होती है। तो देखेंगे अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं तथा आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी 3 समस्या है मेन, क्योंकि सबको पता है अर्थव्यवस्था उसी को कहेंगे जो मनुष्य अपने लिए कमाता है और अपनी जीविका चलाता है। तो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम आएगी कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है, तो भाई कौन कौन सी हम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। दूसरा, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये भी ये केंद्रीय समस्या है। तो आइए देखते हैं पहला वाला जो हमारा है, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। तो ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमने उन वस्तुओं को निकालना है जिससे लोगों की अधिक से अधिक संतुष्टि की जा सके। उसके बाद इस समस्या को उत्पन्न होने का मुख्य कारण है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं। यहाँ पे फिर वही वाली बात कह रहा है कि साधन कम है, यहाँ चुनाव की समस्या आएगी। तो देखते हैं, एक तो यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। उदाहरण के लिए मान लो आपके पास चीज़ें हैं, गेहूँ है तो या कुछ और चीज़ें हैं, तो अब देखो उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरा पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, मान लो आपके पास कुछ सामान है तो आप सबसे पहले यहाँ देखोगे कि मैं पूंजीगत वस्तुएं बनाऊं या उपभोक्ता की यूज होने वाली वस्तुएं बनाऊं। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको किस तरीके से किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है। और एक है युद्ध काल के अंदर और शांति वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, और यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको जिस चीज़ की आप उत्पादन कर रहे हो वो युद्ध काल के बेस पे कर रहे हो या शांति काल के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि किन किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अगर आप युद्ध संबंधी के ध्यान में रख के कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मात्रा में बनानी पड़ेगी, पीस के लिए कर रहे हो, शांति के लिए कर रहे हो तो कम मात्रा में। अब इसके बाद है हमारी दूसरी, इसी के अंदर जब एक अर्थव्यवस्था तय कर लेती है कि उसे कौन सी वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन करना है, तो यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि कितनी मात्रा में करना पड़ेगा। बिल्कुल राइट है जी। जब आपको पता लग गया है कि आपको उपभोक्ता वस्तुएं बनानी है या पूंजीगत वस्तुएं बनानी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उपभोक्ता वस्तुओं को कितना उत्पादन किया जाए, पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो ये सारे निश्चित करके आप उत्पादन करना पसंद करेंगे। और उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का तथा उतनी ही मात्रा में उत्पादन करते हैं जिन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल, प्रोड्यूसर कोई भी हो, उत्पादक कोई भी हो, वो सबसे पहले अपना लाभ देखेगा कि भाई उसको लाभ कितनी मात्रा में हो रहा है, तो वो उतना ही चीज़ें सबसे पहले लेके आएगा। तो फिर इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। अब देखेंगे ये अर्थव्यवस्था की दूसरी मुख्य समस्या है, उत्पादन की व्यवस्था कैसे की जाए। इस समस्या का उत्पादन तकनीकी का चुनाव करने से, कहने का मतलब यहाँ पे है कि किस प्रकार किया जाए उत्पादन। अब 2 टाइप्स है, आप भी समझते हो और आपने देखा भी होगा आपके गांव में या कहीं भी। एक तो आपके गांव में कपड़ा बनता, पहले अब तो नहीं बनता, पहले कपड़ा बनता था हाथ से कपड़ा बनता था और एक बड़ी बड़ी मशीनें बनाती थी। तो यहाँ पे जो उत्पादन है वो किस तरीके से श्रम प्रधान तकनीक यानी कि लेबर इंसेंटिव टेक्निक या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। तो श्रम जो प्रधान तकनीक है उसके अंदर,
तो उसके अंदर आपको पता है लेबर लगेगी, यानी कि श्रमिकों पर ज़्यादा दबाव रहेगा, और कैपिटल आएगी, पूंजीगत जो प्रधान तकनीक है उसके अंदर आपको पता है नई नई मशीनें आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए, श्रम प्रधान तकनीक से किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाए। तो इसमें सबसे कुशल तकनीक वह तकनीक है जिसका प्रयोग से समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए सीमित साधनों की सबसे कम आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो सीमित साधन जहाँ कम से कम प्रयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, वही चीज़ को हमें उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जो हमारी लागत है वो न्यूनतम होनी चाहिए और जो प्रोडक्शन है वो हाई होना चाहिए। तो साधनों की उपलब्धता तथा उनके सापेक्ष मूल्य पर निर्भर करेगा ये सारा का सारा। उसके बाद तीसरा है उत्पादन के किसके लिए किया जाए। अब देखेंगे उत्पादन किसके लिए किया जाए, यह भी एक बड़ी समस्या हो गई कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो अब देखेंगे वास्तव में उत्पादन स्वउपभोग या बाजार विनिमय के लिए किया जाता है। यह समस्या का संबंध उत्पादन के वितरण से, यानी कि अब डिस्ट्रीब्यूशन से समस्या से संबंध है इसका, कि या आप अपने खुद के लिए पर्टिकुलर व्यक्तिगत के लिए कर रहे हो या मार्केट के लिए कर रहे हो, बाजार के लिए कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इनमें मेन फोकस है। तो देखेंगे सबसे पहला प्रथम वो व्यक्तिगत वितरण। अगर आप अपने परिवार के, अपने व्यक्ति समाज के लिए कर रहे हो तो ये इस तरह उनके लिए ही उत्पादन किया जाना चाहिए। इसका संबंध आय के वितरण की असमानता की समस्या से भी है कि आय की असमानता हो रही है। दूसरा, वितरण की समस्या का दूसरा पहलू कार्यात्मक वितरण। इसका संबंध यह ज्ञात करने से कि उत्पादन के विभिन्न साधनों अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के उत्पादन का बंटवारा कैसे हो, इसका संबंध आय के वितरण की असमानता से नहीं है। यानी कि जो हमारा व्यक्तिगत उत्पादन के लिए है उसमें आय के वितरण की असमानता भी है। और इसके अंदर क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम उत्पादन का बंटवारा कैसे हो, इसका संबंध आय की असमानता से नहीं है। यानी कि सब में होगा, सबके लिए उत्पादन होगा। ठीक है जी। अब देखेंगे विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। यानी कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है, आपको पता है 3 टाइप की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक तो पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और तीसरी है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हमारी जो आती है वो बाजार अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र आर्थिक अंतरक्रियाओं पर छोड़ दिया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह निर्णय उत्पादन किस आधार पर लेते हैं, यह बाजार की पूर्ति और मांग की शक्तियों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है, जो ये बाजार है अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर पूरा फोकस हम मार्केट पे छोड़ देते हैं कि जो मार्केट है, जो बाजार है, वो अपने आप ही चलाएगी। यहाँ पे सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार यहाँ पे किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेगी। सरकार यहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं करेगी। बाजार एक स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था हो जाती है। वो अपने आप ये देख लेती है, अपने आप निर्णय लेने में स्वतंत्र है कि उसे कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। यहाँ पे जो डिमांड है, पूर्ति और जो डिमांड और जो सप्लाई है, वो बाजार की क्रियाओं पर ही निर्भर रहती है। उसे अपने आप ही कर लेती है, बाजार के द्वारा कर लेती है। और जो डिमांड और सप्लाई है वो बाजार अपने आप क्रिएट कर लेती है, यानी कि पूर्ति अपने आप ही डिमांड को क्रिएट कर लेगी। और ये सारी जो अर्थव्यवस्था है ये इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में पाई जाती है। इसके बाद है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण या दिशा निर्देश किसी केंद्रीय अधिकारी सरकार द्वारा होता है। यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी, यानी उस देश की जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो ही बताएगी कि अर्थव्यवस्था में किसके लिए, कैसे और क्या क्या उत्पादन करना है।
सभी निर्णय अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। बाजार आर्थिक अर्थव्यवस्था के विपरीत केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि ये सामाजिक कल्याण पे ज़्यादा ध्यान देती है। यहाँ की सरकार ये नहीं चाहती है कि लाभ अधिकतम हो, नहीं, ये करना चाहते हैं कि वेलफेयर ज़्यादा हो, यानी कि लोगों का सामाजिक कल्याण ज़्यादा हो। ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए जो केंद्रीय अधिकारी के विचार में समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो। तो और यहाँ पे श्रम प्रधान तकनीक को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और पूंजी प्रधान तकनीक का इतना प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का प्रावधान होता है। जो केंद्रीय अधिकारी है वह चाहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त हो और निर्धन वर्ग ऊपर उठे। तो ये सारी अर्थव्यवस्था चीन में और क्यूबा जैसे देशों में पाई जाती है। उसके बाद आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे अब आ गए आपकी दोनों, कैपिटल भी, पूंजी बाजार की भी और समाज की भी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, ये बाजार शक्तियों पर भी रहता है और सामाजिक कल्याण दोनों का ही ध्यान में रखकर यहाँ पे अर्थव्यवस्था की जाएगी। यानी कि यहाँ पे सरकार का भी थोड़ा इंटरफेयर होएगा और बाजार का भी, यानी कि सरकार भी अपना अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण रखेगी और मार्केट भी अपना खुद का करेगी। हमारे यहाँ पे इसी तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है और ये हमारे किसके लिए, ये हमारे भारत देश में पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है भारत में उत्पादकों को अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कपड़े इस्पात का उत्पादन करने की स्वतंत्रता है, परंतु रेलवे, जो हमारी रेलवे है वो गवर्नमेंट कराती है और वो समाज में वेलफेयर करती है। हाँ, अभी कुछ रेल है जिनको हमने प्राइवेटेशन कर दिया है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हमारी रेल से हमारा सामाजिक कल्याण हो। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप संतुष्ट कर पाए होंगे। स्टूडेंट मेरे से जुड़े रहिए, आपकी इकोनॉमिक्स को मैं इतना इजी बना दूंगा, हर चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।